कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी कवर किया था। इस वाली वीडियो में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी कवर करेंगे। देखिए, थोड़ा सा वॉक थ्रू करा दूं, तो ये हमारा टॉपिक था कोऑपरेटिव सोसाइटी। नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, फटाफट करेंगे उसको। देखिए, पहले समझते हैं मल्टी स्टेट का मतलब क्या होता है। तो मल्टी स्टेट का मतलब ये होता है एक ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी, मैं लिख भी दे रहा हूँ आप लोग के लिए, एक ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसका बिजनेस एक स्टेट तक कन्फाइंड नहीं है, जिसका बिजनेस कई शहर, कई राज्य, कई स्टेट में फैला हुआ है। ठीक है, तो एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ आपको, लिज्जत पापड़। आप, मैंने आपको उस समय ही बोला था आप इसके बारे में रिसर्च करना। अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी। लेकिन मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल दिया था अपना बाजार। ये मल्टी स्टेट में नहीं आएगा क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कन्फाइंड है महाराष्ट्र या फिर मुंबई जैसे इलाके में। ये आपका मल्टी स्टेट में जाएगा। तो मल्टी स्टेट का मतलब ये है एक ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसका बिजनेस एक स्टेट तक कन्फाइंड नहीं है। तो ऐसे केस में ये बड़ी सोसाइटी हो गई, बड़ा पब्लिक इंटरेस्ट हो गया। तो ऐसे केस में इसका अलग एक्ट बना 2002। ठीक है, अच्छा, मैं मेन बातें आपके साथ करूंगा। इस एक्ट में बताया गया है रजिस्ट्रेशन, मेंबरशिप, मैनेजमेंट की बातें कुछ की गई हैं। अच्छा, ठीक है, और इनका फंड्स, जो मल्टी स्टेट सोसाइटी का फंड है, वो पॉलिटिकल पर्पस में यूज नहीं हो सकता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो इनको क्या क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है, कहाँ से पैसा आया, कहाँ को पैसा गया, सेल परचेज की डिटेल्स, एसेट लायबिलिटीज की डिटेल्स, और अगर ये प्रोडक्शन में है या ये कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो ऐसे केस में कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी। ऐसे केस में कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी। तो ये सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स इनको मेंटेन करना पड़ेगा, किसको, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को। अच्छा, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज शुरू हो रही है और यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ये आईसीएआई का फेवरेट टॉपिक है। तो ऑडिट ऑफ मल्टी स्टेट, पहला क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वही ऑडिट कर सकता है, ओनली है, ध्यान रखिएगा, ओनली है। तो सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट कर सकता है। ये कुछ डिस्क्वालिफिकेशन है, ये चीज आपने लॉ में भी पढ़ी होगी। तो एक बॉडी कॉर्पोरेट ऑडिट नहीं कर सकती है, लेकिन मैं एक चीज यहाँ पे लिख रहा हूँ, अदर देन एलएलपी, एलएलपी ऑडिट कर सकती है। या फिर उस सोसाइटी का ऑफिसर या एम्प्लॉय नहीं कर सकता है, या फिर मेंबर, या फिर एम्प्लॉय का एम्प्लॉय, या फिर ऑफिसर का एम्प्लॉय। ठीक है, वो ऑडिट नहीं कर सकता है। या फिर हु इज इनडेटेड टू अ सोसाइटी, या फिर जिसने कोई गारंटी या सिक्योरिटी दी है इन रिस्पेक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, तो वो ऑडिट नहीं कर सकता है। तो सेम लाइक अगर आपने लॉ में एक चैप्टर पढ़ा होगा करके, ऑडिट एंड ऑडिटर्स करके, तो वहां पे डिस्क्वालिफिकेशन लिखी थी, सेम है। ठीक है, तो एक चीज मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को ऑडिट करनी है तो यू शुड बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, दूसरी बात, ऐसे लोग एलिजिबल नहीं हैं जो बॉडी कॉर्पोरेट है, लेकिन मैंने बोला एलएलपी एलिजिबल है। आप एम्प्लॉय हो या ऑफिसर हो, आप मेंबर हो या फिर आप एम्प्लॉय के एम्प्लॉय हो या फिर ऑफिसर के एम्प्लॉय हो, या फिर आप इनडेटेड हो या आपने कोई गारंटी दी है इन रिस्पेक्ट ऑफ अ थर्ड पर्सन, तो ऐसे केस में आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे ऑडिट करने से। अब अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ऑडिटर विल बी अपॉइंटेड बाय बोर्ड विद इन 1 मंथ ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और वो ऑफिस होल्ड करेगा टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। तो अगर आपका फर्स्ट ईयर है, मतलब आपका सोसाइटी स्टेब्लिश हुआ है, अभी फर्स्ट ईयर है, तो ऐसे केस में ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा, बोर्ड। ठीक है, अच्छा, और वो ऑफिस होल्ड करेगा ऑडिटर टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। अच्छा, अगर बोर्ड फेल हो जाता है तो ऐसे केस में फिर मेंबर्स अपॉइंट करेंगे जनरल मीटिंग में, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपका फर्स्ट ईयर नहीं है, सब्सिक्वेंट ईयर से, मतलब आपको 1 साल से ज्यादा हो गया है इनकॉर्पोरेट हुए, तो ऐसे केस में फिर मेंबर्स ही करेंगे एट एजीएम, और फिर वो बंदा होल्ड करेगा ऑफिस, मतलब जो ऑडिटर है वो होल्ड करेगा अंटिल द कंक्लूजन ऑफ अ नेक्स्ट एजीएम। तो दो बातें हैं, फर्स्ट ऑडिटर की और सब्सिक्वेंट ऑडिटर की। तो फर्स्ट ऑडिटर के केस में बोर्ड करेगा विद इन 1 मंथ, और वो ऑफिस होल्ड करेगा टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। बोर्ड फेल हो जाता है तो ऐसे केस में फिर सोसाइटी खुद करेगी इन दी जनरल मीटिंग। ठीक है, सोसाइटी मतलब मेंबर्स। ठीक है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स है तो ऐसे केस में भी मेंबर्स करेंगे एट एजीएम, और वो ऑफिस होल्ड करेगा टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। अच्छा, अब पावर्स एंड ड्यूटीज क्या है, तो कुछ ऐसा आपने वहां पे भी पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 8 में, ऑडिट रिपोर्ट में कुछ ऐसा मिलता जुलता आपने वहां पे भी पढ़ा होगा, सेक्शन नंबर 143 सब सेक्शन 1 में आपने पढ़ा होगा। तो वहां पे निमोनिक था ABCDEF। ठीक है, यहाँ पे निमोनिक है A B E और F।
याद कीजिएगा चैप्टर एट ऑडिट रिपोर्ट में आपने 143 सबसेक्शन 1, 143 सबसेक्शन 2, 143 सबसेक्शन 3 पढ़ा होगा। तो यहाँ पे वही सारे पॉइंट्स हैं, बट यहाँ पे ए, बी और ई और एफ कवर्ड है, ठीक है। जैसे लोन्स एंड एडवांसेस जो आपने दिया है वो प्रॉपर्ली सिक्योर्ड होना चाहिए, प्री जुडिशियल नहीं होना चाहिए, ट्रांजेक्शन्स जो बुक एंट्रीज के साथ आप रिप्रेजेंट कर रहे हो वो प्री जुडिशियल नहीं होना चाहिए, पर्सनल एक्सपेंसेस को आप रेवेन्यू में नहीं दिखा सकते हो। फिर आपने अगर कोई शेयर्स अलॉट किया है फॉर कैश तो कैश एक्चुअली आ जाना चाहिए, और कैश नहीं आया है तो आपने उसकी प्रॉपर एंट्री की है। तो यही सारी चीज़ें आपने चैप्टर 8 ऑडिट रिपोर्ट में सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 में पढ़ा था। अच्छा, फिर ऑडिट ऑफ मल्टी स्टेट सोसाइटी, तो कंटेंट क्या होगा तो ध्यान रखिएगा, हम मेंबर्स को रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। क्या चीज़ रिपोर्ट करेंगे, बैलेंस शीट के बारे में, पी&एल के बारे में और सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में, ठीक है। ठीक है, और कुछ इसमें खास नहीं है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है स्पेशल ऑडिट, यहाँ से इंपॉर्टेंट है स्पेशल ऑडिट। तो अंडर सेक्शन 77 सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि अगर उनको लगता है कि अफेयर्स जो सोसाइटी के अफेयर्स हैं वो नॉट बीइंग मैनेज एज पर दी प्रिंसिपल्स, तो वो स्पेशल ऑडिट का डायरेक्शन दे सकते हैं। या फिर वो इस तरीके से सोसाइटी चल रही है कि वो इंडस्ट्री को हार्म कर सकती है, डैमेज कर सकती है, या फिर सोसाइटी की फाइनेंशियल पोजीशन धीरे धीरे डिटोरिएट हो रही है। तो ऐसे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल ऑडिट का डायरेक्शन दे सकता है। ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, आईसीआई इस पे क्वेश्चन पूछ सकती है। जो सोसाइटी के अफेयर्स हैं, डे टू डे अफेयर्स हैं, प्रॉपर्ली मैनेज नहीं हो रहे हैं, सोसाइटी इस तरीके से चल रही है कि पूरे इंडस्ट्री को हार्म कर सकती है, और तीसरा फाइनेंशियल पोजीशन की डे बाय डे डिटोरिएट हो रही है। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इट में अपॉइंट, तो गवर्नमेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट करेगा, लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट ये है, सेंट्रल गवर्नमेंट तभी स्पेशल ऑडिट का डायरेक्शन देगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब इधर इटसेल्फ या फिर स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिला के उस पर 50% से ज़्यादा स्टेक है, ठीक है। तो ऐसे केस में ही सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल ऑडिट का डायरेक्शन देगा। तो स्पेशल ऑडिटर शैल हैव द सेम पावर्स एंड ड्यूटीज इन रिलेशन टू द स्पेशल ऑडिट एज एन ऑडिटर। तो जो नॉर्मल ऑडिटर के पास पावर होती है वही सेम पावर होगी, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे स्पेशल ऑडिटर रिपोर्ट मेंबर्स को नहीं करेगा, सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट को करेगा, क्योंकि अपॉइंट किसने किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो रिपोर्ट भी किसको करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसको अपॉइंट करेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट को, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट तभी अपॉइंट करेगा जब खुद वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट मिलके 50% से ज्यादा स्टेक होल्ड करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऑडिट हो गई तो ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट एक्शन लेगी। तो क्या क्या एक्शन की बात है यहाँ पे तो ऑन रिसीट ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द स्पेशल ऑडिटर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट मे टेक सच एक्शन ऑन द रिपोर्ट एज इट कंसिडर्स फिट, ठीक है। दूसरा एक्सपेंसेस, तो जो भी एक्सपेंसेस है देखिए इनिशियली तो सेंट्रल गवर्नमेंट बॉर्न करेगी, इनिशियली सेंट्रल गवर्नमेंट बॉर्न करेगी, उसके बाद ये एक्सपेंसेस हम रीइंबर्स करा लेंगे जो भी पर्सन गिल्टी निकलता है। जैसे स्पेशल ऑडिट हुई है तो पता चल जाएगा कि ये बंदा था जिसकी वजह से अफेयर्स प्रॉपर्ली मैनेज नहीं हो रहे थे, या इस बंदे के डायरेक्शन की वजह से हम ढंग से काम नहीं कर रहे थे। तो वही क्या बोल रहा है, एक्सपेंसेस जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगा और वो पे करेगा, लेकिन बाद में वो रिकवर हो जाएगा जो भी गिल्टी पाया जाता है, ठीक है। इंक्वायरी बाय सेंट्रल रजिस्ट्रार, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे सेंट्रल रजिस्ट्रार का मतलब आप समझ सकते हो जस्ट लाइक आरओसी, ठीक है। जैसे जब हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ा था उसमें मैंने बोला था रजिस्ट्रार का मतलब है रिप्रेजेंटेटिव, उन्हीं के बीच का रिप्रेजेंटेटिव। बट ये मल्टी स्टेट है, मतलब इनका बिजनेस कई जगह फैला हुआ है, कई स्टेट तक फैला हुआ है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रार का मतलब है अब जस्ट लाइक आरओसी, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है इंक्वायरी। तो ये तीन केसेस हैं जहां से ट्रिगर हो सकता है इंक्वायरी। तो सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ फेडरल कोऑपरेटिव, या फिर क्रेडिटर्स, या नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड, या फिर नॉट लेस देन 1/5 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। तो इनके रिक्वेस्ट पे वो क्या करा सकते हैं, इंक्वायरी करा सकते हैं, कौन, सेंट्रल रजिस्ट्रार, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा मेरा एक ऑर्डर है, मैं जरा वो ऑर्डर रिसीव करके आता हूँ, ठीक है। एक सेकंड बस होल्ड कीजिएगा। हेलो।
चलिए ठीक है, तो सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ठीक है। तो मैं आपको समझा रहा था कि सेंट्रल रजिस्ट्रार इंक्वायरी करा सकता है। पहला, किसी फेडरल के रिक्वेस्ट पे। फेडरल का मतलब क्या है कि जैसे होता है ना कि हमारे अम, उसको क्या बोलते हैं, व्यापारी मंडल जिसको बोलते हैं, तो वैसे ही फेडरल मतलब एफिलिएट। जैसे आपकी अ, अमूल सोसाइटी है, जैसे अमूल कॉर्पोरेट सोसाइटी, तो उसका एक फेडरल होगा, ठीक है, मतलब उसका एक एसोसिएशन होगा। तो उसके रिक्वेस्ट पे भी सेंट्रल रजिस्ट्रार इंक्वायरी करा सकता है, या फिर क्रेडिटर्स के रिक्वेस्ट पे, ठीक है, या फिर जो बोर्ड, जैसे बोर्ड में मान लेते हैं 10 लोग हैं, ठीक है, उस सोसाइटी के बोर्ड में 10 लोग हैं, तो नॉट लेस देन वन थर्ड, मतलब अगर 4 लोग ने भी बोल दिया ना कि भाई साहब इंक्वायरी करानी है, तो फिर डायरेक्शन दिया जा सकता है। या फिर नॉट लेस देन वन फिफ्थ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल सोसाइटी में 100 मेंबर्स हैं, तो अगर 21 मेंबर्स ने भी बोल दिया तो इंक्वायरी हो जाएगी। तो बस यही है, होल्ड एन इंक्वायरी डायरेक्ट सम पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम, ठीक है। फिर 15 दिन का हम टाइम देंगे सोसाइटी को कि वो अपना जो है अरेंजमेंट कर ले। फिर उसके बाद सेंट्रल रजिस्ट्रार शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ ऑफ द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द रिपोर्ट। तो इंक्वायरी हुई होगी तो रिपोर्ट हुई होगी, तो रिपोर्ट के 3 महीने बाद uh, इतना, द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टाइम इंक्वायरीज। तो ये 3 महीने बाद सेंट्रल रजिस्ट्रार ये फॉलो अप कर सकता है कि क्या चीज़ें बेटर हुई। भाई देखिए, कुछ कुछ हुआ होगा तभी तो इंक्वायरी हुई होगी, ठीक है। कुछ सेंट्रल रजिस्ट्रार को कुछ कुछ स्केप्टिकल, कुछ सस्पिशियस फील हुआ होगा, तो सेंट्रल रजिस्ट्रार 3 महीने बाद फॉलो अप कर सकता है। कहाँ से? रिपोर्ट से 3 महीने बाद फॉलो अप कर सकता है, क्या चीज़ें बेटर हुई। नहीं बेटर हुई होगी तो फिर एक्शन लेगा। अच्छा, सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास पावर क्या क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, इनके पास एक्सेस है सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास, ये कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट, सिक्योरिटीज, कैश, ये सब चीजें चेक कर सकते हैं और किसी को भी समन कर सकते हैं। समन मतलब अपने ऑफिस में बुला सकते हैं। उसके बाद एक तरीके से डायरेक्शन दे सकते हैं ऑफिसर्स को कि भाई आप जनरल मीटिंग कीजिए, ठीक है, 7 दिन के नोटिस के साथ, ठीक है। और तीसरा, किसी को भी समन कर सकते हैं जिनको सोसाइटी के बारे में नॉलेज है, सोसाइटी के अफेयर्स के बारे में नॉलेज है, तो उनको अपने हेडक्वार्टर में बुला के, होता है ना, इंटेरोगेशन या समन करके बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पावर है, पावर ऑफ अ सेंट्रल रजिस्ट्रार, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो इनके पास फ्री एक्सेस है बुक्स, अकाउंट, सिक्योरिटीज, डॉक्यूमेंट्स का, और किसी को भी समन कर सकते हैं। उसके बाद किसी भी ऑफिसर्स को बोल सकते हैं कि भाई आपको जनरल मीटिंग करनी है 7 दिन के नोटिस के साथ, ठीक है। उसके बाद किसी को भी समन कर सकते हैं जिसके पास उस सोसाइटी के अफेयर्स को लेकर नॉलेज है। इंस्पेक्शन, तो इंस्पेक्शन भी सेम है, सेम लाइक इंक्वायरी, सेम लाइक इंक्वायरी। तो सेंट्रल रजिस्ट्रार इंस्पेक्शन करा सकता है कब? ऑन अ रिक्वेस्ट फ्रॉम फेडरल कोऑपरेटिव, या फिर नॉट लेस देन वन थर्ड ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड, या नॉट लेस देन वन फिफ्थ ऑफ द मेंबर्स। सेम है, सेम पॉइंट है, ठीक है। तो फेडरल, नॉट लेस देन वन थर्ड, नॉट लेस देन वन फिफ्थ, यहाँ पे बोर्ड है, यहाँ पे मेंबर्स है, ये चीज ध्यान रखना है। सो बाई जनरल और स्पेशल ऑर्डर ये सारी चीजें हैं। 15 दिन का हम अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे, ये भी सेम है। 15 दिन का अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे, ये भी एकदम सेम है। यहाँ पे भी सेम है, पावर्स अवेलेबल। तो सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास पावर है, एट एनी टाइम वो बुक्स, अकाउंट्स, पेपर्स का इंस्पेक्शन कर सकता है, या एक्सेस ले सकता है, या किसी भी ऑफिसर्स को बुला सकता है, समन कर सकता है। अ कॉपी ऑफ द रिपोर्ट ऑफ इंस्पेक्शन शैल बी कम्युनिकेटेड टू द सोसाइटी विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सच इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन होने के 3 महीने के अंदर अंदर आपको रिपोर्ट दे देना है सोसाइटी को। जैसे इंस्पेक्शन आज कंप्लीट हुआ, फॉर एग्जांपल आज 29 मई है, तो यहाँ से लेकर 3 महीने तक आपको इंस्पेक्शन रिपोर्ट दे दे देनी है सोसाइटी को। इंस्पेक्शन रिपोर्ट आपको जमा कर देनी है सोसाइटी को, यहाँ पे यही बोल रहा है। खत्म हो गया, तो हमारा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी खत्म हो गया। ये चीज ध्यान रखना है, मल्टी स्टेट का मतलब ये है कि एक ऐसी सोसाइटी जिसका बिजनेस एक स्टेट तक कन्फाइंड नहीं है, काफी स्टेट तक फैला हुआ है। ये चीज आपको समझनी है, ठीक है। तो चलिए इस वाली वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। अब ज़्यादा कुछ बच नहीं रहा है इस वाले चैप्टर में, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी सबसे बड़ा टॉपिक था, वो हमने कर लिया, ठीक है। मैं आपको अगर एक बार वॉक थ्रू कराऊँ, देखिए
तो हमारा गवर्नमेंट ऑडिट तो पहले ही हो गया था वीडियो नंबर 1 पे। गवर्नमेंट ऑडिट हमारा पहले ही हो गया था। सीएजी के बारे में हमने पहले ही सब पढ़ लिया था, रिवाइज कर लिया था। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको किसी चीज़ में कोई डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। मैंने आपको पहले ही सब एक्सेस दे रखा है, व्हाट्सएप का भी, ईमेल का भी, हर चीज़ का एक्सेस दे रखा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमारा वीडियो नंबर 1 में ही हो गया था। गवर्नमेंट ऑडिट काफ़ी बड़ा टॉपिक था, ये हमारा वीडियो नंबर 1 में ही हो गया था। फिर वीडियो नंबर 2 पे मैंने शुरू किया था आपका लोकल बॉडीज एंड एनजीओ। ठीक है, ये सब हमारा गवर्नमेंट ऑडिट का पार्ट था। फिर हमने शुरू किया था लोकल बॉडीज एंड एनजीओ, ये भी हमारा हो गया था। तो ये लोकल बॉडीज, ये सब हमारा लोकल बॉडीज एनजीओ ये सब हमारा हो गया था। ठीक है, मैं सिर्फ आपको वॉक थ्रू करा रहा हूँ। ठीक है, ये सब चीज़ें हमारी हो गई थी। फिर छोटे मोटे टॉपिक्स हमने शुरू किए थे बीच में, छोटे मोटे टॉपिक जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप। ये देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप, फर्म, एलएलपी, ये सब चीज़ें हमने शुरू की थी। ये सब भी हमारा हो गया था। हाँ, ये बाकी हमारा चैरिटेबल, ये हमारा बाकी है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हमारा बाकी है, स्कूल कॉलेजेस ये सब हमारा बाकी है, हॉस्पिटल्स ये हमारा बाकी है, क्लब होटल्स ये सब हमारा बाकी है, सिनेमा ये हमारा बाकी है। और मैंने पहले ही बोला था हायर परचेज और लीजेस में इस वाली वीडियो में कवर नहीं करूंगा, मतलब रिवीजन वीडियो में कवर नहीं करूंगा, क्योंकि ये ऑलरेडी आपका एफएम और अकाउंट्स में कवर हो जाता है। ठीक है, तो इस वाले में मैं कवर नहीं करूंगा किसी भी वीडियो में। ठीक है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारा हो गया। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ बच नहीं रहा है, एक दो वीडियो और लगेगा फिर मैं ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, मैं चाहता तो इसी वीडियो में एक टॉपिक और जोड़ लेता, लेकिन मुझे स्पेशली ये वीडियो बनाना था मल्टी स्टेट के ऊपर। चलिए ठीक है, सो इस वाली वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।